हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसएस तजू हान चेंग की सोल को दोबारा जिंदा करने के बाद टियालेंसेट के गद्दारों को मारने के लिए निकल जाते हैं, जहां सबसे पहले वो उस कल्टीवेटर को ठिकाने लगाते हैं जिसने आज से 10 लाख साल पहले वार के दौरान टियालेंसेट के सभी हब्स को चुराया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सके। अब इसके बदले में एसएस तजू उसे वहाँ पे इतनी ज्यादा भयानक मौत देते हैं कि उसकी वहाँ पे राख तक भी नहीं मिल पाती। दूसरे नंबर पे बारी आती है एक ऐसे इमोर्टल कल्टीवेटर की जिसने जंग के दौरान टियालेंसेट के डिसेबल्स को धोखा देते हुए उन्हें धोखे से मारकर उनसे उनके ट्रेस को चुराया था। उस कल्टीवेटर को भी एसएस तजू वहाँ पे उसके पूरे क्लैन के साथ मौत के घाट उतार देते हैं। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था एसएस तजू एक मिस्टीरियस केव के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने एंशिएंट टियालेंसेट की वार के दौरान टियालेंसेट के दुश्मनों का साथ देते हुए टियालेंसेट के ट्रेस को इधर उधर ले जाने में मदद की थी। इसलिए जब एसएस तजू उन्हें वहाँ पे सजा देने लगते हैं तो हान चेंग आगे बढ़कर एसएस तजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज इन लोगों को मुझे सजा देने दीजिए। अब हान चेंग की ये रिक्वेस्ट सुनकर एसएस तजू उसे ना सिर्फ वहाँ पे इस बात की इजाजत दे देते हैं बल्कि उसी के साथ साथ एसएस तजू उसे वहाँ पे अपनी एक डिवाइन टेक्निक भी सिखा देते हैं जिसका इस्तेमाल करके हान चेंग वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ मिस्टीरियस केव के सभी लोगों को मौत के घाट उतार चुका था, जिसके साथ ही हान चेंग की सोल को वहाँ पे शांति मिल चुकी थी। और यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें वैली ऑफ विलेंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एसएस तजू की सोल रीइंकार्नेशन रेन के बाद काफी हरी भरी हो गई थी। इवन अब तो उस जगह को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो टियालेंसेट का एक गार्डन है जिसमें पहले के सभी लोग मिलकर काम करते हुए उसे वहाँ पे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। लेकिन एक साथ इतना ज्यादा काम करने की वजह से अब सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुके थे और अपने लोगों की ऐसी हालत देखकर वैली मास्टर वहाँ पे बाकी सभी लोगों को अपने पास बुलाते हुए कहता है, एक साथ अपनी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो, चलो आओ थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे रेस्ट करने के लिए अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे वैली के कल्टीवेटर वैली मास्टर से शिकायत करते हुए कहता है, ये काम जितना ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा था असल में उतना ही ज्यादा थका देने वाला था। और ऊपर से दिक्कत ये है कि भले मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रैक्टिस तो कर लेता हूँ, लेकिन उसे रिफाइन करने के बाद जब मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ तो वो मुझे बहुत ज्यादा थका देती है। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वैली मास्टर वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तो तुमने पैरामोडियल एनर्जी को क्या समझ रखा था? ये क्या कोई बच्चों के खाने वाली चीज है? और वैसे भी अब तो तुम बूढ़े हो रहे हो तो तुम्हारा थकना तो आम बात है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? लेकिन वैली मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसका साथी वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो, मैं और बूढ़ा हो जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये कहकर वो कल्टीवेटर जबरदस्ती उसके हाथ से पानी का प्याला लेकर पानी पीने लगता है, जो देखकर वैली मास्टर को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि एसएस तजू के आ जाने के बाद वैली ऑफ विलेंस का पूरा माहौल ही बदल गया था। और इसलिए वैली मास्टर अपने मन ही मन में एसएस तजू का शुक्रिया अदा करने लगा था। अब कोई भला एसएस तजू को याद करे और एसएस तजू वहाँ पे ना आए, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि एसएस तजू सभी गद्दारों को ठिकाने लगाने के बाद वैली ऑफ विलेंस में वापस लौट चुके थे, जिन्हें वापस आते हुए देखकर वैली मास्टर तो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से आगे बढ़कर एसएस तजू को ग्रीट करते हुए कहता है, एसएस तजू आप वापस आ गए। जिस पे एसएस तजू को लोग के साथ बस हाँ में ही अपना सर हिला देते हैं। पर भले ही एसएस तजू को वहाँ पे फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन उनके डिसेबल्स वहाँ पे वैली ऑफ विलेंस का ये नया लुक देखकर बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरान और इमोशनल तो बेचारा हान चेंग दिखाई दे रहा था। इसी बीच वो सभी लोग वहाँ पे आराम करने के लिए गार्डन के बीचों बीच बने हुए कोर्टयार्ड के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे एसएस तजू के लिए वैली ऑफ विलेंस के लोग एक खास किस्म की चाय लेकर आते हैं, जिससे जैसे एसएस तजू के सामने पेश किया जाता है तो बर्निक्रो उसे वहाँ पे स्मेल करके एक्साइटेड होते हुए कहता है, कितनी ज्यादा कमाल की खुशबू है इसके अंदर से, जो ये मेलन की खुशबू आ रही है, इसका क्या ही कहना। बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वैली मास्टर भी उससे कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, इसके अंदर से वाकई मेलन की खुशबू आ रही है क्योंकि इसका नाम है स्पिरिट मेलन टी, जिसे हम लोगों ने मिलकर खास एसएस तजू के लिए उगाया है। वैली मास्टर की ये बात सुनकर एसएस तजू अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस चाय के कप को उठाते हुए वो चाय टेस्ट करते हैं, जिसे टेस्ट करने के बाद एसएस तजू मुस्कुराते हुए वैली मास्टर से कहते हैं, ये उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अर्थ एनर्जी काफी ज्यादा बॉइल्ड है, जो कि चाय जैसे प्लांट्स को उगाने के लिए काफी अच्छी जगह मानी जाती है। और ये कहकर एसएस तजू वहाँ पे अपने पास से कुछ म्यूटेंट प्लांट्स को बाहर निकाल कर उन्हें गार्डन के अंदर फेंक देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि गार्डन के अंदर म्यूटेंट प्लांट्स के साथ साथ म्यूटेंट वाटरमेलन्स भी ग्रो होने लगे थे, जिन्हें खास एसएस तजू ने गार्डन्स की रक्षा करने के लिए बनाया था। और अपने सामने उन जिंदा वाटरमेलन्स और प्लांट्स को देखकर तो बेचारे वैली मास्टर का मुंह ही खुला का खुला रह गया था। वो हैरान होते हुए एसएस तजू से कहता है, एसएस तजू यंग अब जब भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो सभी की होश उड़ा देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि मिचूचू वहाँ पे लिंगू और हाउसियान से कहती है, हे तुम दोनों सुनो मेरी बात, मुझे एक काम है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। और ये कहकर वो तीनों वहाँ से होते हुए एक मार्केट के अंदर पहुंच जाते हैं। असल में वो तीनों मिलकर आसपास के एरिया के अंदर सबसे बेस्ट टी हाउस को ढूंढ रहे थे, जहाँ पे पहुंचने के बाद लिंगू मिचूचू और हाउसियान को बताता है कि आसपास के 100 किलोमीटर के रेडियस
एरियाज के अंदर सबसे बेस्ट टी हाउस यही है। लिंगू की ये बात सुनकर मिस चूचू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपने साथियों से कहती है, बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा क्योंकि ये जगह वैली ऑफ विलन्स के काफी ज्यादा करीब है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को स्पिरिट मेलन टी से भी ज्यादा खास टी मिल सकती है, जिससे हम लोग एंसेस्टर ज़ू को पिलाकर उन्हें खुश कर सकते हैं। पर टी को खरीदने के लिए हम लोगों को पैसे चाहिए होंगे, तो लिंगू जल्दी से पैसे निकालो। जिस पे लिंगू उसे जवाब देते हुए कहता है, पर मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। जो देखा तो बेचारी मिस चूचू का मुंह ही वहाँ पे उतर जाता है और उसके बाद वो पलटकर हाउसियन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाउसियन क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अब हाउसियन ठहरा एक मौक वो मिस चूचू की ये बात सुनकर अपना सर खुजाते हुए कहता है, क्या चीजों को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है? हाउसियन की ये बात सुनकर तो बेचारी मिस चूचू वहाँ पे अपना सर पीट लेती है और अपने ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहती है, मैं भी किससे पूछ रही हूँ, लेकिन खैर चलो, अब मुझे लगता है कि मुझे अपना ही कमाल दिखाना पड़ेगा। तो अब तुम दोनों को से देखना कैसे मैं इस पूरे की पूरी टी हाउस को बेवकूफ बनाती हूँ। और ये कहकर मिस चूचू वहाँ पे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए टी हाउस में आगे की तरफ बढ़ जाती है, जिसके बाद हम लोगों को वहाँ पे टी हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, जिससे ये साबित हो रहा था कि वाकई ये आसपास के एरिया का सबसे बेस्ट टी हाउस था। तभी मिस चूचू वहाँ पे दरवाजे के ऊपर लात मार के उसे ओपन करते हुए कहती है, वेटर मेरी बात गौर से सुनो, आपने इस टी हाउस की सबसे बेस्ट टी लेकर मेरे पास आओ। अब मिस चूचू की वहाँ पे एक खतरनाक एंट्री देखकर सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे मिस चूचू की तरफ ही चला गया था। इवन वहाँ पे एक बुढ़ाऊ बैठा था जो कि सभी लोगों को टैलेंट सर की कोई स्टोरी सुना रहा था। वो भी वहाँ पे शांत हो गया था, लेकिन वो जल्दी से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन सभी लोगों को बताता है, आज से लगभग 90,000 साल पहले एक 100 साल की बुढ़िया वैली ऑफ विलन्स के अंदर जाकर कहीं खो गई थी। और जानते हो तुम लोग उसके साथ क्या हुआ? वैली ऑफ विलन्स के लोगों ने उसे तड़पा तड़पा के खत्म कर दिया। वैली ऑफ विलन्स का नाम सुनकर तो मिस चूचू वहाँ पे थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या ये बड़ा हुआ कि यहाँ पे हमारे वाली वैली ऑफ विलन्स की ये बात कर रहा है? इसी बीच हम देखते हैं कि बेटा वहाँ पे आगे बढ़कर मिस चूचू और उसके साथियों का स्वागत करते हुए कहता है, प्लीज आप तीनों अंदर आकर अपनी जगह पे बैठ जाइए, मैं आपके लिए हमारे टी हाउस की सबसे बेस्ट टी लेकर आता हूँ। जबकि वो बड़ाऊ अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, वैली ऑफ विलन्स के और भी ऐसे काफी सारे वाकयात हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि वैली ऑफ विलन्स के अंदर इंसानियत मर चुकी है। वहाँ पे खतरनाक परिंदे रहते हैं जो कि बाहरी दुनिया के लोगों को देखने तक पसंद नहीं करते। इसी बीच हम देखते हैं कि मिस चूचू अपने साथियों को ले जाकर एक टेबल के ऊपर बैठ जाती है, जो देखकर लिंगू मिस चूचू से सवाल करते हुए पूछता है, हम लोग तो यहाँ पे टी को खरीदने के लिए आए थे ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठ क्यों गए? मेरे ख्याल से तो हम लोगों को चाय खरीद कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लिंगू की ये बात सुनकर मिस चूचू वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहती है, अब जब हम लोग यहाँ पे आ ही गए हैं तो क्यों ना इस बुढ़ाऊ की स्टोरी भी सुन ले, पता तो चले कि आखिर ये वैली ऑफ विलन्स के बारे में कितना जानता है। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए मिस चूचू से कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वैली ऑफ विलन्स के अंदर से आज तक कोई भी बाहर नहीं आया, तो फिर इन लोगों को वैली ऑफ विलन्स के बारे में पता कैसे चला होगा? ये बुढ़ाऊ जो कहानी सुना रहा है उसकी रूमर्स आए कहाँ से होंगे? वहीं वो बुढ़ाऊ अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे बैठे हुए लोगों से कहता है, तुम जानते हो वैली ऑफ विलन्स इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हुआ? क्योंकि उन लोगों को सपोर्ट कर रहा था एंशिएंट समय का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट। तुम लोग ये भी कह सकते हो कि वैली ऑफ विलन्स उसी एंशिएंट सेक्ट से ओरिजिनेट है। और जानते हो उस सेक्ट का क्या नाम है? अब उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग उस सेक्ट के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, जो देखकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, वो सेक्ट कोई और नहीं बल्कि टैलेंट सेक्ट ही था। अब जैसे वो बुढ़ाऊ वहाँ पे टैलेंट सेक्ट का नाम लेता है तो मिस चूचू तो वहाँ पे गुस्से से पागल होकर अपनी जगह पे खड़ी होकर चिल्लाते हुए उस बुढ़ाऊ से कहती है, क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बिल्कुल ठीक कहा, आज से 10 लाख साल पहले उस एंशिएंट वार के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाने वाला एंशिएंट टैलेंट सेक्ट ही वैली ऑफ विलन्स के लोगों को सपोर्ट कर रहा था। इवन मैंने तो यहाँ तक भी सुन रखा है कि टैलेंट सेक्ट के डिसेबल्स वैली ऑफ विलन्स के अंदर आकर वैली ऑफ विलन्स के लोगों को इविल टेक्निक सिखाया करते थे। इवन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं उन लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स भी आती थी, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को डिमोनिक बीस्ट के साथ चेंज भी कर सकते थे। और यही बात वैली ऑफ विलन्स के लोगों को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। अगर कोई ह्यूमन कल्टीवेटर अपनी बॉडी के अंदर डिमोनिक पार्ट्स का इस्तेमाल करता है तो वो ह्यूमन कल्टीवेटर होगा या फिर एक डीमन, ये फैसला मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ। उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, जो देखकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे केवल स्माइल करके अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, उन लोगों ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया ये मैं आसान लफ्जों में तुम लोगों को समझा ही नहीं सकता। ऐसा समझ लो वैली ऑफ विलन्स के लोग पावर के भूखे थे और उनकी ये भूख मिटा रहा था एंशिएंट टैलेंट सेक्ट, क्योंकि टैलेंट सेक्ट उन लोगों को अपने किसी बहुत बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा था। पर उससे पहले ही उस खतरनाक वार के दौरान टैलेंट सेक्ट पूरी तरह से मिट गया। उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों में खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी और वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए उस बुढ़ाऊ से कहने लगे थे, लेकिन हम लोगों ने तो सुना है कि टैलेंट सेक्ट बहुत ज्यादा महान था, जो कि हर तरह से और हर तरह के लोगों की मदद किया करते थे। लोगों की ये बातें सुनकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए एक इवल स्माइल करने लगता है, लेकिन वो वहाँ पे लोगों को कोई जवाब दे पाता।
उससे पहले मिस चूचू वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे उठाकर वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक चुकी थी। और जैसे ही उस बुढ़ाऊ के ऊपर हमला होता है तो पूरे के पूरे टी हाउस के अंदर भगदौड़ मच जाती है। सभी लोग डर के मारे चिल्लाते हुए कहने लगे थे, जल्दी से भागो यहाँ से, यहाँ पे कोई मरने वाला है। लेकिन ये कहकर वो सभी लोग टी हाउस से बाहर जा पाते उससे पहले लिंगू और हाउसियन बीच में आकर उन लोगों के बाहर जाने का रास्ता रोक देती हैं। तभी मिस चूचू वहाँ पे आगे बढ़कर उस बुढ़ाऊ के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे टैलेंट सेट को बदनाम करने की। वहीं मिस चूचू की ये बात सुनकर तो वो बुढ़ाऊ वहाँ पे रेंगते हुए वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन मिस चूचू वहाँ पे आगे बढ़कर उसकी बॉडी के ऊपर अपना पाँव रखते हुए उससे कहती है, यहाँ पे तुम तो क्या, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, तुम कुछ भी कर लेते पर तुम्हें हमारे टैलेंट सेट को बदनाम नहीं करना चाहिए था, अब इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। और ये कहकर मिस चूचू के साथ साथ हाउसियन और लिंगू ये तीनों मिलकर टी हाउस के अंदर मौजूद सभी लोगों को उठाकर वेलिया विलेंस के अंदर पहुंच जाते हैं। जहाँ पे पहुंचने के बाद वो तीनों मिलकर उन सभी लोगों को ऊपर आसमान से नीचे फेंक चुके थे। जहाँ उन लोगों को नीचे गिरते हुए देखकर वो वाटरमेलन्स भी उन्हें खाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे थे, जो देखकर वो बड़ा वहाँ पे घबराते हुए कहता है, आखिर ये किस तरह के खतरनाक क्रिएचर्स हैं। वहीं वहाँ पे लोगों को इस तरह से गिरते हुए देखकर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। तभी मिस चूचू आगे बढ़कर वहाँ पे एंसेस्टर और बाकी सभी को समझाते हुए कहती है, ये सभी लोग एक टी हाउस के अंदर बैठकर हमारे टैलेंट सेट की बुराई करते हुए हमारे टैलेंट सेट को बदनाम कर रहे थे। एंसेस्टर अब आप ही बताइए इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। जिस पे एंसेस्टर वहाँ पे चाय का सिप लेते हुए कोर्ट रूम में कहते हैं, टैलेंट सेट को जो भी बदनाम करेगा उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब एंसेस्टर कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वो स्पिरिट प्लांट से आगे बढ़कर उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि एक मोटा सा लड़का किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो एक स्पिरिट प्लांट पीछे से कुछ बीजों का इस्तेमाल करते हुए गन की तरह उसके ऊपर हमला करने लगा था, जो देखकर वो मोटा वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, नहीं रुक जाओ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इस तरह तो मत मारो। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एक कल्टीवेटर तो लगातार वहाँ पे स्पिरिट प्लांट को बीज खिलाया जा रहा था, जिन्हें वो स्पिरिट प्लांट किसी मशीन गन की तरह उस मोटे के ऊपर शूट किए जा रहा था, जिनसे वो मोटा खुद को बचाते हुए काफी ज्यादा फनी लग रहा था। उसे दूर से देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहाँ पे कोई ब्रेक डांस कर रहा हो। तभी एक बीच वहाँ पे आकर उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर लगता है, जिसके साथ ही बेचारे उस मोटे की होश उड़ चुके थे, जो देखकर मिस चूचू भी वहाँ पे एक बीच खाते हुए कहती है, अब आया ना असली मजा। जबकि इस खतरनाक अटैक के साथ ही वो मोटा तो वहीं पे गिर कर बेहोश हो चुका था, लेकिन उस बुढ़ाऊ को तो उन स्पिरिट प्लांट्स ने अभी तक भी वहाँ पे नहीं छोड़ा था, जो देखकर तो वो बुढ़ाऊ वहाँ पे घबरा कर चिल्लाते हुए कहने लगा था, हेवन प्लीज मुझे बचा लो, वरना ये लोग आज मुझे जान से मार देंगे। लेकिन वो बुढ़ाऊ कहाँ जानता था कि एंसेस्टर की टेरिटरी है और एंसेस्टर की टेरिटरी के अंदर हेवन भी उनकी इजाजत के बगैर कदम नहीं रख सकता। इसी बीच वो स्पिरिट प्लांट्स उस बुढ़ाऊ को पकड़कर ऊपर हवा में उठा देते हैं, जो देखकर वो बुढ़ाऊ लगातार वहाँ पे माफी मांगते हुए कह रहा था, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी टैलेंट सेट के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पर तब तक तो वो स्पिरिट प्लांट्स उस बुढ़ाऊ को मार मार के उसकी हालत खराब कर चुके थे, जो देखकर एंसेस्टर अपना हाथ ऊपर हवा में उठाते हुए अपने स्पिरिट प्लांट्स को रुकने का इशारा कर देते हैं, जिसके साथ ही वो स्पिरिट प्लांट्स उस बुढ़ाऊ को छोड़ते हुए उसे नीचे जमीन पे फेंक देते हैं। लेकिन तब तक उस बुढ़ाऊ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे सही से अपनी जगह पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जो देखकर एंसेस्टर वहाँ पे चाय के एक और सिप लेते हैं। वहीं वो मोटा लड़का जो कि होश में आ चुका था, वो भी अपना सर ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है, मुझसे गलती हो गई, जो मैं चाय पीने के लिए चला गया, अब मैं दोबारा कभी भी टी हाउस के अंदर जाकर किसी पागल बुड्ढे की स्टोरी नहीं सुनूंगा। और ये कहकर वो मोटा एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज एक बार मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। पिछली 3 जनरेशन से मैं मेरी फैमिली का इकलौता बेटा हूँ, तो मेरी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ भी वहाँ पे आगे बढ़कर एंसेस्टर से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे भी माफ कर दीजिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, और वैसे भी टैलेंट सेट के बारे में वो सब मैं अपने पास से नहीं कह रहा था, भला मेरी टैलेंट सेट के साथ क्या दुश्मनी, मैंने तो बस वो सारी की सारी स्टोरी एक राइटर की बुक से कॉपी की थी, जिसे लोग मास्टर नेवर लाई कहते हैं। उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंगयू वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए उससे कहती है, मास्टर नेवर लाइज ये कौन है? जिसपे वो बुढ़ाऊ आगे बढ़कर उन्हें जवाब देते हुए बताता है कि मास्टर नेवर लाइज 5 अपर रियल्म्स के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, वो पहला ऐसा राइटर है जिसे सभी रियल्म्स के अंदर हर कोई जानता है, उसके लिखी हुई हर एक स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस होती है, जिसकी मिलियंस में कॉपीज बिकती हैं। और इसी साल के मिड में ही उसने 3 नई स्टोरीज लिखी थी, जिनके अंदर से मैंने ये सारी स्टोरी कॉपी की थी और उसे टी हाउस के अंदर बैठा हुआ लोगों को सुना रहा था। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ अपने पास से उन तीनों बुक्स को बाहर निकाल कर मिस चूचू और बाकी सभी की तरफ आगे बढ़ा देता है, जिनमें से सबसे पहले बुक मिलती है बर्नी क्रो को, जिसके ऊपर लिखा हुआ था 2 or 3 थिंग्स ऑफ टैलेंट सेट, यानी कि उसका मतलब था कि वो लोगों को टैलेंट सेट के बारे में ऐसी खास बातें बताने वाला था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। जबकि दूसरी बुक का टाइटल था इमॉर्टल मास्टर जू जियान की रोमांटिक स्टोरी और तीसरी बुक का
टाइटल था टेलेंसेट की सीक्रेट हिस्ट्री, कि कैसे टेलेंसेट ने गॉड पाथ को छोड़कर डेविल पाथ को चुना और पूरी की पूरी इंसानियत को धोखा दिया। उन तीनों बुक्स के टाइटल्स पढ़कर वो तीनों वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती हैं ये क्या बकवास है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि ली चैंग तो वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो अपनी ड्रैगन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों बुक्स को जला देता है, जो देखकर बर्निंग क्रो ली चैंग के ऊपर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है ये तुमने क्या कर दिया, अभी तक तो हमने इन बुक्स को पढ़ा भी नहीं था। जिस पे ली चैंग भी गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहता है ये सब बकवास है, कोई हमारे टेलेंसेट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और ये कहकर ली चैंग उस बुढ़ाऊ से कहता है मुझे इस मास्टर नेवरलाइज के बारे में और ज्यादा बताओ। जिस पे वो बुढ़ाऊ घबरा कर ली चैंग को जवाब देते हुए बताता है मास्टर, लोग कहते हैं कि मास्टर नेवरलाइज से कभी भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसने हेमली डाउ पाथ खा रखी है कि वो कभी भी अपनी स्टोरी के अंदर झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए लोग आंखें बंद करके उसकी स्टोरी और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग अगर वो झूठ बोलेगा तो हेमन खुद नीचे आकर उसे पनिश करेगा। यही वजह है कि सभी लोग उसे मास्टर नेवरलाइज कहते हैं। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे घबराते हुए कहता है प्लीज अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना ही जानता था। वहीं उस बुढ़ाऊ की ये सारी बातें सुनकर मिस चूचू वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है ये बस अंधा पैसा कमाने के लिए घटिया चाले हैं, वो हमारे टेलेंसेट को बदनाम करके पैसा कमाना चाहता है और मुझे लगता है उसके इस घटिया काम में तुम भी उसका साथ दे रहे हो। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ वहाँ पे घबराते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, आज तक तो मैंने उसे देखा भी नहीं है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि ली चैंग वहाँ पे अपनी ड्रैगन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस बुढ़ाऊ के ऊपर अटैक कर चुका था, जो देखकर वो बुढ़ाऊ डर के मारे वहाँ पे घबराते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा था। नहीं रुको, मेरे साथ ऐसा मत करो। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि ली चैंग वहाँ पे अपनी ड्रैगन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरह से जला चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरी तरह से जलने के बावजूद भी वो बुढ़ाऊ अभी तक भी वहाँ पे जिंदा था और खुद को वहाँ पे इस तरह से जिंदा देखकर वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है क्या मैं अभी तक भी जिंदा हूँ, इसका मतलब है कि आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। और ये कहकर वो बुढ़ाऊ असतजू के सामने अपना सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है शुक्रिया मास्टर मुझे जिंदा छोड़ने के लिए। लेकिन वो बेचारा बुढ़ाऊ कहाँ जानता था कि उसके सर के बालों के साथ साथ उसके फेस के सारे बाल भी उड़ चुके हैं, यानी कि वो पूरी तरह से टकला हो चुका था। और जैसे ही वो बुढ़ाऊ अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे अपने सामने असतजू अपने सभी डिसेबल्स के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर तो एक पल के लिए उस बुढ़ाऊ की सांस ही वहाँ पे अटक जाती है। तभी असतजू वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं मास्टर नेवरलाइज कहाँ मिलेगा ये हमें। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मास्टर नेवरलाइज के रूम का सीन दिखाया जाता है। मास्टर नेवरलाइज कोई मर्द नहीं था, बल्कि वो तो एक फीमेल कल्टीवेटर थी जिसके सामने यिनची खड़ा हुआ था, यानी कि उसे ये सब कुछ यिनची करवा रहा था, वो भी टेलेंसेट और असतजू को बदनाम करने के लिए। वहीं यिनची को देखकर मास्टर नेवरलाइज अपने घुटनों पे आकर यिनची को कुछ पेजेस देते हुए कहती है मास्टर जैसा कि आपने कहा था वो मैंने सब कुछ लिख दिया है। उन सारे पेजेस को देखकर यिनची वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए मास्टर नेवरलाइज से कहता है बहुत अच्छे, काफी अच्छा काम किया तुमने, पर अफसोस ज़ुयंग को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है और बहुत जल्द वो तुम तक पहुंचने वाला है, इसलिए अब तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। और ये कहकर यिनची वहाँ पे अपनी सिर्फ आंखों के इशारे से ही मास्टर नेवरलाइज के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे मौत के घाट उतार चुका था, जिसके साथ ही वो वहाँ पे एक बार फिर से ईवल स्माइल करते हुए कहता है तुम सभी लोग हमारे लिए बस एक मामूली से कुत्ते के बराबर हो, जिन्हें हम लोग अपना काम खत्म करने के बाद इसी तरह से मार देते हैं, और वैसे भी अब तक तुम अपना काम बखूबी कर चुकी थी, तो अब हम लोगों को तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं थी। और ये कहकर यिनची असतजू को याद करते हुए कहता है ज़ुयंग जितना ज्यादा मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हो, यानी कि मेरे मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। वैली ऑफ विलन्स को अपने कब्जे में करके तुमने मेरे हजारों प्लान्स को एक ही झटके के साथ खत्म कर दिया, जिन्हें मैं पिछले 100 सालों से प्लान करते हुए आ रहा था। और ये कहकर यिनची वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पे रखे हुए सभी पेजेस को भी चला देता है और अपना काम खत्म करने के बाद यिनची वहाँ से जाते हुए मास्टर नेवरलाइज से कहता है माफ करना लड़की, तुमने वैसे काम तो बहुत अच्छा किया था, पर सिर्फ तुम्हें छोड़कर मैं ज़ुयंग को अपना ठिकाना नहीं बताना चाहता था। हेमन तुम्हारी सोल को शांति दे। और ये कहते कहते ही यिनची वहाँ से गायब हो चुका था, जिसके जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे असतजू और उनके डिसेबल्स की एंट्री होती है, जो कि मास्टर नेवरलाइज के कार के अंदर एंटर करते हुए कहते हैं तो ये है उसका रेजिडेंस। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे थोड़ा अंदर जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे मास्टर नेवरलाइज की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे जब हाउसियन वहाँ पे आगे बढ़कर चेक करता है तो वो वहाँ पे असतजू और बाकी सभी को बताता है कि ये तो मर चुकी है, लेकिन इसका खून अभी भी गर्म है, जिसका मतलब है कि इसे यहाँ पे अभी किसी ने मारा है। अगर अभी भी हम लोग यहाँ पे उस किलर का पीछा करते हैं तो हम लोग उसे आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अब हाउसियन की ये बात सुनकर असतजू की नजर सामने वहाँ पे एक अनाउंसमेंट बोर्ड के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर यिनची ने असतजू के लिए आखिरी पैगाम भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने इसकी बॉडी के साथ साथ इसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो तुम्हारी सोल सर्च टेक्निक इसके ऊपर काम नहीं करने वाली। अगर
मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो कुछ नया ट्राई करो। अब ये पढ़कर लिंगू वहाँ पे सीरियस होते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, इसका मतलब है कि कोई पहले से ही जानता था कि हम लोग इसे ढूंढने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे पहुंचने से पहले ही वो इसे मारकर यहाँ से भाग गया। लिंगू की यह बात सुनकर बन्नीकुरु वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो बॉस अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। एक आखिरी सबूत था और वो थी ये लड़की जो कि मारी गई। बन्नीकुरु की ये बात सुनकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपने पाँव को हल्का सा झटका देते हुए अपनी गोटी इनकार्नेशन एनर्जी को रिलीज कर देते हैं और साथ ही साथ वो वहाँ पे कोल्ड टून में अपने डिसेबल से कहते हैं, मुर्दा लोग भी बोल सकते हैं और आज ये लड़की भी बोलेगी। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी गोडी इनकार्नेशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के सोल पार्टिकल्स को वहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी सोल गैदरिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। अब एंसेस्टर ज़ू जैसे ही उस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास उस लड़की के सोल के जितने भी टुकड़े बिखर चुके थे वो सभी दोबारा से वहाँ पे इकट्ठा होते हुए उस लड़की की सोल का रूप लेने लगते हैं। और देखते ही देखते एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों के अंदर अंदर उस लड़की की सोल को दोबारा से जिंदा कर चुके थे, जिसकी आंखों में एंसेस्टर ज़ू कुजिनची का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे उसने अपना काम खत्म करने के बाद बेचारी इस लड़की को जान से मार दिया। ये जानकर तो हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू के फेस के ऊपर एक कोल्डनेस आ चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब एक बार फिर से जरूर किसी की मौत होने वाली है। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।